Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome from Biology Guardian. MD-CAT बायोलॉजी प्रिपरेशन के सिलसिले की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हमने MD-CAT में किस तरह से टाइम को मैनेज करना है इस बात को लर्न करना है, क्योंकि आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया गया था कि MD-CAT में बहुत सारे बच्चों का जो रीज़न ऑफ फेलियर है वो टाइम को सही तौर पर मैनेज ना करना है, क्योंकि 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए 150 मिनट आपके पास होते हैं और 150 मिनट में 200 क्वेश्चंस कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर सकता अगर वो कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी यूज ना करे। तो आपको आज की इस वीडियो में यही समझाया जाएगा कि आपने किस तरह से आपने अपने टाइम को कंट्रोल करना है, उसको मैनेज करना है और आप विद इन टाइम अपने 200 क्वेश्चंस को सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर सकेंगे। और ना सिर्फ अटेम्प्ट कर सकेंगे बल्कि आप आखिर में उनको थोड़ा सा रिव्यू भी कर सकेंगे। तो इस तरह से आप MD-CAT में ज़्यादा बेहतर स्कोर कर सकेंगे। तो आपने एंड तक इस वीडियो को देखते रहना है, आपको इसमें बहुत ही काम की बातें अभी पता चलने वाली हैं। जी, तो आप जब MD-CAT को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आप उससे पहले जाहिर है कि MD-CAT की प्रिपरेशन भी करेंगे। तो आपने इस प्रिपरेशन में जितने भी टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपको MD-CAT की प्रिपरेशन के दौरान आपसे टेस्ट भी लिए जाते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे यूनिट्स कंप्लीट होते जाएंगे तो हम आपसे टेस्ट भी लेंगे। तो आपने जब भी उन टेस्ट को अटेम्प्ट करना है तो ये जो अभी आपको मैं स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ तो आपने ये स्ट्रेटजीज उन प्रैक्टिस टेस्ट में भी अप्लाई करनी है। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस टेस्ट को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, तो जब वो सारी स्ट्रेटजीज प्रैक्टिस टेस्ट पर अप्लाई नहीं करते तो एंड पर जब एक्चुअल टेस्ट वाले दिन वो एक्चुअल टेस्ट में बैठते हैं तो मिस्टेक कर जाते हैं। तो इस वजह से आपको जो भी चीज़ें अभी यहाँ पर बताई जाएंगी आपने वो प्रैक्टिस टेस्ट के दौरान भी ज़रूर अप्लाई करनी है। अच्छा, आप ये याद रखिए कि जब आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे, एक्चुअल टेस्ट या फिर कोई प्रैक्टिस टेस्ट, तो उस वक्त आप 4 टाइप ऑफ सिचुएशंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। यानी यूं समझ लें कि आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो 4 में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन होगा। अब वो 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं और उनको किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है और आप उनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उनका जो टाइम है आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ये बात आपने अभी सीखनी है। जी, तो उसमें देखिए जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है या फर्स्ट सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपने कोई क्वेश्चन रीड किया और वो क्वेश्चन ऐसा था कि आपको उसका जस्ट अभी स्टेम पढ़ने की जरूरत पड़ी है और जैसे ही आपने उसका स्टेम रीड किया तो आपको उसका आंसर खुद ब खुद आपके माइंड में आ गया। यानी वो कोई बहुत ही फेमिलियर कोई टॉपिक है, आपने बहुत दफ़ा वो टॉपिक पढ़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर जैसे स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड, तो आपके फौरन माइंड में आ जाएगा बायोलॉजी इसका आंसर है। तो ये ऐसा जो क्वेश्चन होता है उसे कहते हैं इजीएस्ट क्वेश्चन और ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। और याद रखिए कि आपका जो MD-CAT है, चाहे वो कोई भी MD-CAT हो, यानी UHS से जो MD-CAT कंडक्ट होंगे या फिर NUMS का MD-CAT हो या फिर किसी भी और टेस्टिंग एजेंसी का MD-CAT हो, तो उस MD-CAT में ज़्यादातर क्वेश्चन यूँ समझे 70 to 80% क्वेश्चन 70 to 80% क्वेश्चन वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। वो इजीएस्ट क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको पढ़ते उनका आंसर आपके माइंड में आ जाएगा और आप इजीली उसको सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन चूंकि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होता तो अक्सर ये ऐसे क्वेश्चंस भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनके लिए क्या करना होगा? ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको एडवाइस किया जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप फौरन अटेम्प्ट कर दें। ठीक है, बेटर यू डू इट फास्ट बट विद अटमोस्ट केयर। आपने इसमें भी
केयर को हाथ से नहीं छोड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कोई गलत आंसर पिक कर जाएं। तो आपने ऐसे केस में भी आपने क्वेश्चन रीड करने के बाद उसके तमाम ऑप्शंस को भी केयरफुली रीड करना है और उसके बाद फिर आपने उसके आंसर को पिक करना है। तो आपको सजेस्ट ये किया जाता है कि आप जब अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो पेपर अटेम्प्ट करते हुए पहला जो राउंड होगा आपका, उसमें आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 रीड किया तो वो क्वेश्चन आपको इस तरह का मिला, उसको आपने अटेम्प्ट कर दिया। दूसरा क्वेश्चन रीड किया, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन मिला तो उसको भी आपने अटेम्प्ट कर दिया। तो इस तरह से आप आगे चलते जाएंगे और जितने क्वेश्चन आपको इस कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले मिलते जाएंगे उनको आप अटेम्प्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप पहला राउंड परफॉर्म कर रहे होंगे। अच्छा, इस राउंड में आप बीच में किसी ऐसे क्वेश्चन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो सकता है, अ बिट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। यानी इसमें हो सकता है कि कोई 2 ऑप्शंस ऐसे हों जिसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बाकी ऑप्शंस आपको क्लियरली आपने उनको स्केप कर दिया है, लेकिन कोई 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये बिट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। इनके लिए सजेस्ट ये किया जाता है कि आप जब पहला राउंड परफॉर्म कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर का, तो उस पहले राउंड में आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें, आप ऐसे क्वेश्चंस को रिकग्नाइज जरूर कर लें कि ये बिट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। और रिकग्नाइज करने का मतलब क्या है, आप उसको कैसे रिकग्नाइज करेंगे? रिकग्नाइज करने का तरीका ये होता है कि आपने मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आपने अटेम्प्ट कर लिए, ये वो फर्स्ट कैटेगरी वाले क्वेश्चंस थे, इजीएस्ट क्वेश्चन थे, आपने इनको अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन आपने मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन नंबर 6 आपने रीड किया तो आपको ऐसा लगा कि इसमें हो सकता है कि ये ए और सी थोड़े से रेलेवेंट ऑप्शन है या कोई बी और डी, तो आपने ऐसा किया कि इसके साथ आपने एक छोटा सा यूं एक सिंगल टिक इसके साथ लगा दिया। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको MD-CAT में ये उस वक्त एडवाइस किया जा रहा होता है कि आप किसी किस्म का कोई मार्क अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए फिर आपको ये करना चाहिए कि आप पेंसिल के साथ ये इस तरह का कोई मार्क लगाएं और उसके बाद में उसको इरेज कर दें, क्योंकि वैसे पेन से क्वेश्चन पेपर के ऊपर किसी किस्म का कोई निशान लगाना मना किया जा रहा होता है। तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप जरूरी नहीं है कि पेन इस्तेमाल करें, आप अपनी पेंसिल से, लेड पेंसिल से हल्का सा एक सिंगल टिक आपने लगाना है और ये सिंगल टिक आपको ये याद दिलाएगा कि ये क्वेश्चन सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, यानी बिट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। या अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर नहीं कुछ लिखना चाहते तो आपको जो अलग से कोई शीट दी हुई होती है तो आप उस सेपरेट शीट के ऊपर आप इस तरह से कोई कॉलम बना लें और उस कॉलम में आप इस तरह से रिकॉर्ड कर लें कि क्वेश्चन नंबर 6, उसके साथ आपने इस तरह से एक सिंगल टिक लगाया हुआ है। तो ये सिंगल टिक आपको ये इंडिकेट करेगा कि आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये वो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो बिट टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपने इसको पहली अटेम्प्ट में, पहले राउंड में अटेम्प्ट नहीं किया, बल्कि इसको यूं सिंगल टिक लगा के इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गए। आपने क्वेश्चन नंबर 7 रीड किया, ये अगेन वो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करने वाला क्वेश्चन था, इसको आपने अटेम्प्ट कर दिया, 8 को कर दिया। हो सकता है 9th क्वेश्चन आपके सामने फिर ऐसा ही आ गया है जो बिट टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको भी आप यूं सिंगल टिक लगा के आगे पास कर जाएंगे या फिर आप उसको अलग से कहीं पे नोट कर लेंगे। तो यूं आप पहला राउंड परफॉर्म करते जा रहे हैं। अच्छा, यूं आगे बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। ये एक्चुअली थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है, इसको हम कहते हैं मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। तो ये इस तरह का जो मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है, ये कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होगा। जैसे अक्सर फिजिक्स में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, बायोलॉजी के अंदर अगरचे ऐसे क्वेश्चंस कम होते हैं, या आपको केमिस्ट्री के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, या फिजिक्स में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनके अंदर न्यूमेरिकल मौजूद होगा, कोई आपको कैलकुलेशन वहां पे रिक्वायर्ड होंगी। तो ऐसा जो क्वेश्चन है उसको भी कभी भी आप पहले राउंड में अटेम्प्ट ना करें। ऐसे क्वेश्चन को आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को मिसाल के तौर पर ये कोई इस तरह का क्वेश्चन है तो आपने ऐसे क्वेश्चन को यूं डबल टिक लगा के यूं पास कर जाना है। आपने उसको फौरी तौर पर तवज्जो नहीं देनी, उसको आपने
फौरी तौर पर हल नहीं करना, ठीक है। वरना अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को उसी वक्त हल करना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि इसमें आपको 2 से 3 या 4 मिनट या 5 मिनट इसमें लग जाए हल करने में, और अगर ये ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन को हल करने में लग गया तो आप जानते हैं कि आपके पास ऑलरेडी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए लेस देन 1 मिनट था, तो अब यहाँ पर आपके पास मजीद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए और कम टाइम रह गया होगा, तो इस तरह से सारा टाइम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने जब भी कोई देखा कि कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसको हल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको यूं डबल टिक करके आप आगे गुजर गए। इस तरह से आप अपना पहला राउंड कंप्लीट करते चले जाएंगे। अच्छा, यूं पहला राउंड कंप्लीट करते हुए हो सकता है कि बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाए जिसको हम फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन कहते हैं। ये फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा होता है? ये कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो इंतहाई मुश्किल क्वेश्चन होता है, या यूं समझ लें कि वो किसी ऐसे टॉपिक से वो क्वेश्चन होता है जो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं होता। हो सकता है मिसाल के तौर पर आप यूएचएस की प्रिपरेशन करते हुए आपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की बुक्स को ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ा, लेकिन वो क्वेश्चन पंजाब के बजाय फेडरल बोर्ड की बुक से आ गया है, या फिर वो किसी ए लेवल की बुक से वो क्वेश्चन आ गया है और आप उस टॉपिक से फेमिलियर नहीं है। अगर जैसा बहुत कम होगा, ऐसे क्वेश्चन ना होने के बराबर होंगे, लेकिन ऐसा चांस है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिससे आप बिल्कुल फेमिलियर नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिससे आप बिल्कुल फेमिलियर नहीं है तो आप क्या करें? आप ऐसे क्वेश्चन को भी इग्नोर कर देंगे, और ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करने के लिए आप क्या करें कि आप उस क्वेश्चन के साथ इस तरह से हल्का सा क्रॉस लगा देंगे। तो ये क्रॉस आपको इंडिकेट करेगा कि ये वो क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल नहीं आता। तो इस तरह से आप जब पहला राउंड कंप्लीट करेंगे तो इस पहले राउंड में आपने मेजॉरिटी क्वेश्चंस कर लिए होंगे। कुछ क्वेश्चंस के ऊपर सिंगल टिक्स आपने लगा दिए होंगे, या आपको सिंगल टिक्स याद दिलाएंगे कि ये दरअसल बिट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आपने डबल टिक लगाया होगा, या आपको याद दिलाएंगे कि ये मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, और बहुत ही कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आपने हो सकता है क्रॉस लगाया हो, या आपको क्रॉस याद दिलाएगा कि ये कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल अनफेमिलियर है। अब आपका जब पहला राउंड इस तरह कंप्लीट हो जाएगा तो अब आपने सेकंड राउंड शुरू करना उस पेपर के ऊपर। तो सेकंड राउंड परफॉर्म करते हुए आप अब सिर्फ जो सिंगल टिक वाले क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आप तवज्जो करेंगे। आपने बाकी और किसी क्वेश्चन को हल नहीं करना। जितने भी सिंगल टिक वाले क्वेश्चंस हैं आप सेकंड राउंड के अंदर सिर्फ उनको अटेम्प्ट करते चले जाएं। उसके बाद जब सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड राउंड में आप सिर्फ जो डबल टिक वाले क्वेश्चंस होंगे आप उनको हल करते हुए जाएंगे। और फिर आखिर में आप यकीन कीजिए आपके पास इतना टाइम जरूर बच जाएगा कि आप जो वो बिल्कुल अनफेमिलियर क्वेश्चंस थे, जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे थे, उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। उसके लिए भी आपके पास टाइम मौजूद होगा। और आप उनको किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं? उनको अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि आप एस्केप मेथड यूज करें। यानी आप देखें, क्वेश्चन को गौर से पढ़ें और उसमें चूंकि 4 ऑप्शंस हैं तो 4 ऑप्शंस में से किसी एक के ठीक होने का चांस है 25%। और इसी तरह से आप देखिए कि अगर आपके पास 4 में से कोई 3 ऑप्शंस रह जाएं, यानी एक को आप सक्सेसफुली स्किप कर दें कि ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, तो बाकी 3 में से किसी एक के करेक्ट होने का चांस 33% हो गया। और अगर आप सक्सेसफुली किसी एक और को भी स्किप कर जाते हैं कि ये भी नहीं हो सकता, तो आपके पास अब 2 ऑप्शंस रह गए, तो 2 में से किसी एक के करेक्ट होने का जो चांस होगा वो 50% हो जाएगा। और फिर उन 2 में से किसी एक को आप यूं आंख बंद करके या फिर अल्लाह का नाम लेकर किसी एक को आप हिट कर दें तो इंशाल्लाह वो आपका क्वेश्चन ठीक हो सकता है। और अगर वो ठीक हो जाएगा तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। और अगर वो गलत हो भी गया तो जाहिर है नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं, तो उसका कोई आपको डिस्क्रेडिट नहीं होगा। तो इस तरह से करके अगर आप ये 4 राउंड्स में अपने क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं, पहले राउंड के अंदर इजीएस्ट क्वेश्चंस को, और पहले राउंड में आपने बाकी क्वेश्चंस को रिकग्नाइज कर लेना है। हो सकता है पहले राउंड में थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा लग जाए, लेकिन आपके पास एक पूरे क्वेश्चन पेपर की रिपोर्ट आ जाएगी कि इसमें से इजीएस्ट क्वेश्चन कितने थे, और बिट टाइम कंज्यूमिंग कितने, और मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग कितने, और अनफेमिलियर क्वेश्चन कितने। सेकंड राउंड में जाहिर है आपका बहुत कम टाइम लगेगा, थर्ड राउंड में और कम लगेगा, और इस तरह से आप आखिर में जो टोटली अनफेमिलियर क्वेश्चंस हैं उनको भी हल कर सकेंगे। तो इस तरह से अगर आप ये 4 राउंड्स में पेपर को हल करते हैं तो यकीनन आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये वो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जो जितने भी एक्सपर्ट
टेस्ट टेकर्स हैं वो इस स्ट्रैटेजी को हमेशा सजेस्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि अगर आप ये स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे तो आप इन टाइम अपना टेस्ट कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज कोई भी, चाहे वो सब्जेक्ट का टीचर ही क्यों ना हो, अगर वो अपने सब्जेक्ट का पेपर हल करना शुरू करेगा और हर क्वेश्चन को हल कर कर आगे जाएगा तो ऐसी सूरत में वो इन टाइम कभी भी अपना पोर्शन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो इस तरह की स्ट्रेटजी यूज़ करेगा तो वो यकीनन अपने पेपर को इन टाइम कंप्लीट कर पाएगा। तो आप अगर ये स्ट्रेटजी अपने प्रैक्टिस टेस्ट के दौरान भी अप्लाई करते रहें तो यकीनन आपकी बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगी और आप जब एक्चुअल टेस्ट में बैठे होंगे तो उस वक्त भी फिर आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकेंगे। और जो बच्चे प्रैक्टिस टेस्ट को सीरियस नहीं लेते, वहाँ पर इन स्ट्रेटजीज को अप्लाई नहीं करते, तो वो एंड पर एग्ज़ाम डे में भी इनको अप्लाई नहीं कर पाते और वो उसका फिर खमियाजा भुगतते हैं। तो आपने इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी। आपको जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं और अभी आने वाले लेक्चर्स में और वीडियोस में जो चीज़ें बताई जाएंगी आपने उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो यकीनन आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.